हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्नर्स। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। यहाँ पर आपको कॉमर्स का हर कंटेंट और यूजीसी नेट एनटीए नेट का पेपर 1 का और कॉमर्स का आपको कंटेंट मिलने वाला है। सो आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और क्लास को शेयर जरूर कर देना। So today we are going to discuss our most important unit, that is the higher education. Higher education की हम लोग MCQs को discuss करेंगे. So let's start our journey. So here is the question number 1. So okay, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? Which of the following are the objective of the राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो पहले हम स्टडी करते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है क्या। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रूसा भी बोलते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चली हुई है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2013 के अंदर लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम क्या था? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मेन एम क्या होता है कि जो स्टेट में इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, जो लाइक हरियाणा की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, जो सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड करवाती है वो किस तरीके से स्टेट को प्रोवाइड करवाती है, ध्यान से समझना। जो सेंट्रल फंडिंग होती है वो अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टेट है तो उसको किस रेशो के अंदर मिलती है? 60:40 के अंदर। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है तो उसको 90:10 रेशो के अंदर। और यूनियन टेरिटरी के अंदर सारा का सारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। यहाँ पे आपको समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% होगा, स्टेट गवर्नमेंट का 40% होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% यहाँ पर और स्टेट गवर्नमेंट का 10% होगा। ओके, तो इस तरीके से राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। दिस फंडिंग फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री से फ्लो होती है, ओके, थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, यूटीज के पास जाती है। ओके, तो ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के अंदर हम लोग क्या पहुँचाना चाहते हैं? हमारा एम क्या है कि हम लोग इक्विटी, असेस और एक्सीलेंस करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के अंदर। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के? कि ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना स्टेट इंस्टीट्यूशंस के, अच्छे से अच्छे रिफॉर्म लेकर आना हायर एजुकेशन के लिए, एफिलिएशन रिफॉर्म करना, एकेडमिक एग्जामिनेशन सिस्टम को इंश्योर करना, अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आना, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के अंदर क्वालिटी फैसिलिटी देना हायर एजुकेशन के लिए। ओके, तो ये काफ़ी सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम अभी स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान? टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। टू इंश्योर द एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अपग्रेडेशन करना ऑटोनोमस कॉलेज की, ये वाली बात भी ठीक है। डाउनग्रेड करना, कभी भी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान का मेन एम क्या है? अब बढ़ाना, चीज़ों को डाउनग्रेड करना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। सो ए बी सी योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड ऑन विच द डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को रोक लगाता है? मतलब कि इन बेस पे आप लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रिलीजन के बेस के ऊपर, धर्म के बेस के ऊपर, सेक्स मतलब कि कोई पर्सन मेल है फीमेल है उस बेस के ऊपर, उसका बर्थ कहाँ पर हुआ है, इन बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। नेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लाइक कोई पर्सन इंडियन है या फॉरेनर है तो उस बेस पे हो सकता है, लेकिन रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। तो ए बी सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द लोकसभा? व्हाट डू यू मीन बाय लोकसभा? हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है उसको क्या बोला जाता है? जो लोकसभा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर हाउस का नेम बोलते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा को लोअर हाउस का और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस का नेम बोला जाता है। तो कौन सी बात इनमें से लोकसभा के लिए क्या करेक्ट है? ओके, तो लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? लोकसभा इट इज़ नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है हाउस की? इट इज़ द 552 मेंबर, जिसके अंदर से 530 मेंबर स्टेट से बिलोंग करते हैं, 20 मेंबर यूटीज़ के होंगे और जो 2 मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होंगे। ठीक है, 530 कहाँ से होंगे? स्टेट से होंगे, 20 यूनियन टेरिटरी से होंगे और 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे एंग्लो इंडियन
कम्युनिटी से। तो एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है हमारे हाउस की, लोकसभा की 545। ओके तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसके ऊपर लिमिट लगाता है ऑन द साइज ऑफ लोकसभा। ओके अगर आपको वर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है और नीचे ये बोल रहा है कि द साइज एंड द शेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन, नहीं, अगर ऊपर ये बात बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है तो इलेक्शन कमीशन नहीं लगाता ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो यहाँ तो ए ठीक होगा, नहीं तो बी ठीक होगा, और ए आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट नहीं है। अगर आप अभी एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो आपकी ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट हो गई। इसका मतलब सी आप लोगों का श्योर हो गया कि सी करेक्ट होगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज फॉलोड, ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, देखते हैं क्या होता था। इन ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP बोल सकते थे इसको, सिंगल मेंबरशिप प्लूरिटी वोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, SMP सिंगल मेंबर प्लूरिटी वोटिंग सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता था कि जो मेंबर होता तो हम वोट डालते हैं तो हम अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं, और जो कैंडिडेट जीता, कौन सा कैंडिडेट जीता था, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे। मेजॉरिटी मैटर नहीं करती थी, लाइक 75% होना चाहिए, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता था, जिसके पास ज़्यादा होंगे वो हो जाता था। तो ये क्या था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पहले अलो होता था। तो ये वाली बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, ये वाला होता था। ओके तो ए और सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होता, ये वाली बात सरासर गलत है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। अभी पढ़ते हैं लोकसभा के स्पीकर के बारे में। तो ए और सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके कास्टिंग वोट क्या होता है, ध्यान से समझना, जब इक्वल वोट होते हैं ना दोनों पार्टी से, ए के लिए भी इक्वल वोट है, बी के लिए भी इक्वल वोट है, तो यहाँ पे जो मेन होता है ना, प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो भी मेन होते हैं, उनको क्या मिलता है, एक एक्स्ट्रा वोट मिलता है, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं एक पार्टी को विन करने के लिए। ओके तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट का नहीं बोलते हैं। कास्टिंग वोट एंड एक्स्ट्रा वोट गिवन बाय ए चेयरपर्सन टू डिसाइड एन इशू, जब दोनों साइड वोट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है वो बीजेपी चल रही है, उन्होंने वो मेजर पार्टी और उन्हीं के ही स्पीकर है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर कौन है हमारे लोकसभा के स्पीकर, ओम बिरला जी, ये क्या है हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। याद रखना फिलहाल कौन है, ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है कि पहले स्पीकर कौन थे, तो पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ये पहले स्पीकर थे हमारे लोकसभा के। ओके कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर जी पहले स्पीकर थे लोकसभा के। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास कास्टिंग वोट होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं है, इसीलिए ये वाली बात तो गलत हो गई। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक ऑर्डर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, 448 आर्टिकल हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो इनमें नहीं आता वो रेजिडरी पावर में चला जाता है। तो यूनियन लिस्ट को कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। यूनियन लिस्ट में जो भी काम होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। स्टेट लिस्ट में जो भी होगा उनको स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर संभालती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से लिस्ट में कौन कौन आते हैं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या आता होता है, डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेज यूनियन लिस्ट में आते हैं। एटॉमिक एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज यूनियन लिस्ट में आते हैं। फॉरेन अफेयर, नेशनल हाईवे, रेलवे, सेंसस, बैंकिंग, करेंसी ऑर्गेनाइजेशन सच एज RBI, CBI, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, टोल टैक्स हो गए, स्टेट पेंशन हो गया, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पेंशन होती हैं, पब्लिक डेट हो गया, इलेक्शन हो गए पर्टिकुलर स्टेट के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी अलाउंसेज, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हर कंट्री का, हर स्टेट का अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सभी स्टेट लिस्ट के काम होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आता है, जिसको दोनों संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट भी संभालती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी संभालती है। इसमें फॉरेस्ट आता है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, एजुकेशन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से लिस्ट में आता है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ट्रेड यूनियन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, इनलैंड वाटरवे, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, दीज आर ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो आप लोगों का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक ऑर्डर किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म, हम इस सीरीज के अंदर अभी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना क्लास चैनल को। ओके, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ध्यान से समझना।
एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। सबसे अगर हम बात करें कि किसी भी स्टेट के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सभी लीगल मैटर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये इनके किसको जवाब देते हैं, ये जवाब देते हैं द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन द स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हर किसी के किसके रिस्पॉन्स मतलब कि अपने जवाबदेही इनको किसके लिए होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए होती है। इनकी रिमूवल का और इनके रेमोरेशन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है, गवर्नर की मर्जी होती है। हर स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं, वो इनको कभी भी हटा सकते हैं और यूजली वो रिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट। यहाँ पे इनका कोई भी टर्म वगैरह फिक्स नहीं होता है। सो ये थे आज आपके क्वेश्चंस। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। And thank you. We should share with knowledge.